फिल्म की शुरुआत में एक पुराने वीडियो में दिखाया जाता है कि एक यूएसए एयरफोर्स कमांडर उन सभी प्रयासों के बारे में बता रहा होता है जो उन्होंने यूएफओ को पहचानने के लिए इस्तेमाल किए होते हैं, और फिर वहां मीडिया को यहाँ भी बताता है कि इसका किसी भी सीक्रेट प्रोजेक्ट से कोई नाता नहीं है। एक मेजर ने इसके बारे में किताब भी लिखी हुई है और उसमें बताया गया है कि एलियन लाइफ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से शहर में एक परिवार रात का खाना खा रहा होता है, तभी अचानक से घर कांपने लगता है और बाहर एक बड़ा विस्फोट होता है जिससे उनकी बिजली चली जाती है और पूरा परिवार बेहोश हो जाता है। जब वे बाद में जागते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वे बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाते हैं। एक एक करके परिवार का प्रत्येक सदस्य मरने लगता है। तब सबसे छोटी लड़की डरकर अलमारी में छिपने के लिए भागती है। इस बीच नोबेल पुरस्कार विजेता और नासा एक्सोबायोलॉजिस्ट लॉरेन नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद अपने घर में कैद है। फिर वह अपनी डिप्रेशन की दवाई लेती है और साथ ही साथ शराब भी पीती रहती है। आज रात वह समाचार देख रही होती है और उसे विस्फोट के बारे में पता चला है, हालांकि इसके लिए अभी तक कोई स्पष्टीकरण दिया नहीं गया है। एक पत्रकार बताता है कि विस्फोट में कोई भी जीवित नहीं बचा और हवा काफी जहरीली हो गई है, इसलिए उस क्षेत्र को बंद कर दिया गया है और कोई भी सेफ्टी सूट के बिना अंदर नहीं जा सकता है। कुछ समय बाद कुछ सैनिक लॉरेन के अपार्टमेंट में आते हैं और उसे विस्फोट स्थल पर आने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें उसकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, और उनका कहना न मानने पर उसको मारने की धमकी देते हैं। जब वह वहां पहुंचती है तो उसकी मुलाकात डेविड नामक एक खगोल विज्ञानी और कर्नल एमरिक से होती है, जो बताता है कि विस्फोट और जहरीली गैस एक उल्कापिंड के कारण पैदा हुई है जो कि किसी तरह से जमीन में मिल गया है। एमरिक चाहता है कि लॉरेन और डेविड उस क्षेत्र की जांच करें और उसे उम्मीद है कि वे लोग कोई समाधान पेश करेंगे। एक बार जब वे सेफ्टी सूट पहन लेते हैं तब लॉरेन और डेविड को उल्कापिंड दुर्घटना स्थल की ओर बस में ले जाया जाता है। वहां पर पहुंच के डेविड सोचता है कि इस जगह पर कुछ भी दिलचस्प नहीं है, लेकिन लॉरेन को क्रेटर के बीच में एक छोटा लाल पौधा उगता हुआ दिखता है। वो यहाँ देखकर काफी आश्चर्यचकित हो जाती है, लेकिन वह इसे अपनी रिपोर्ट में शामिल नहीं करती है। शाम को लॉरेन जब अपने घर पर होती है तो वह उस अजीब पौधे की तस्वीर को देखना बंद नहीं कर पा रही होती है। वो अन्य उल्कापिंड दुर्घटनाओं की कहानियों के लिए वेब पर खोज करती है। तब यूजर्स में इसी तरह की घटना का एक वीडियो मिलता है जिसमें दिखाया जाता है कि वहां पर कुछ गिरा था और फिर उस क्षेत्र को बंद कर दिया गया था क्योंकि वहां की हवा काफी जहरीली हो गई थी। एक नागरिक जो सेना में किसी को जानता है बताता है कि रूस ने इस जानकारी को छिपा कर रखा क्योंकि जो वस्तु गिरी थी वह एक बीज था और उसे एक प्रकार का पेड़ उगाया था जिसने सतह पर मौजूद सभी चीजों को नष्ट कर दिया, जिसमें पौधे और जानवर भी शामिल हैं। रूसी सरकार ने पहले ही पेड़ को नष्ट कर दिया और वीडियो में जो महिला थी उसे कुछ दिनों बाद उसके बच्चों के सामने गोली मार दी गई। वहां के चिंतित नागरिकों के पास बहुत सारी तस्वीरें होती हैं जिससे बैरिकेडिंग वाले शहर के बारे में काफी थ्योरीज फैल जाती हैं और कुछ तस्वीरों में उसके आसपास के क्षेत्र को भी खाली करते हुए दिखाया जाता है। अंत में शहर को जला दिया जाता है। अगले दिन 2 डॉक्टर को रॉब की बॉडी का पोस्टमार्टम करते हुए दिखाया जाता है। रॉब की त्वचा किसी मृत व्यक्ति के लिए बहुत सामान्य दिखती है और उसमें सामान्य कठोरता भी नहीं है। जब डॉक्टर उस पर पहला चीरा लगाता है तो उसके शरीर से एक अजीब चमकीला तरल पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है जो तुरंत ही बॉडी के अंदर वापस चला जाता है और घाव ठीक हो जाता है। अचानक से रॉब उठ बैठता है तो ये देखकर एक डॉक्टर डर के मारे भाग जाता है, जबकि दूसरा उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह न तो हिलता है और न ही बात करता है। डॉक्टर उसकी नाड़ी की जांच करता है और पाता है कि उसके शरीर में कोई रक्त या रक्तचाप नहीं है और उसका शरीर ठंडा है। उसी समय सभी के फोन 7 बजने लगते हैं और कर्मचारियों का एक समूह गलियारे से नीचे भागता हुआ दिखाई देता है। वे ये देखने जाते हैं कि क्या हो रहा है और पता चलता है कि उस जहरीले हवा वाले शहर के कुछ मृत लोग अब खड़े हो गए हैं। जल्द ही यह अफवाहें फैल जाती है और कई पत्रकार उसे फैसिलिटी के बाहर संभावित थ्योरीज और धार्मिक समूह के कार्यों पर चर्चा करते हुए दिखाई जाते हैं। लॉरेन इन सब बातों को अच्छी तरह से नहीं ले रही होती है, लेकिन उसने डेविड से किसी भी तरह की मदद लेने से इनकार कर दिया होता है। डॉक्टर मृत लोगों को उनके परिवारों की तस्वीरें दिखाकर उनकी प्रतिक्रिया देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। कुछ परीक्षणों के बाद वे बताते हैं कि उल्कापिंड दुर्घटना के निकट होने के कारण 1300 मृत लोगों में से केवल 49 शवों को पुनर्जीवित हुए हैं। उन्होंने जहरीली हवा और उल्कापिंड की कणों को भी ग्रहण किया जो उनके शरीर को ट्रांसफॉर्म कर रही होती है। कभी कभी ये पुनर्जीवित लोग अचानक हिलने लगते हैं, लेकिन वे केवल एक अलग दिशा की तरफ मुंह कर लेते हैं। जब लॉरेन एमरिक से मिलती है तो वह रूस की घटना का जिक्र करती है और कहती है कि शायद दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन एमरिक चिंतित है क्योंकि उसे यह जानकारी डार्क वेब से मिली हुई है। फिर हम देखते हैं कि व्हाइट हाउस की एक मीटिंग में पुनर्जीवित लोगों पर एक पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि उनके दिल की कोई धड़कन नहीं है और उनके मस्तिष्क में कोई गतिविधि नहीं हो रही है। वे न तो सांस लेते हैं, न खाते हैं, न सोते हैं। उनके अंगों में अपरिचित यौगिक हैं और उनके डीएनए को एक एलियन डीएनए में बदल दिया गया है। प्रत्येक मृत शरीर में वही नया क्रम दोहराया जाता है जो दर्शाता है कि यह रैंडम नहीं है। एक सैन्य नेता शवों को जलाने का प्रस्ताव रखता है, इसलिए लॉरेन रूस में हुए हादसे के बारे में बताती है और बोलती है कि शायद उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। यदि उन्हें उत्तर नहीं ढूंढा तो अगला हमला किसी बड़े शहर पर हो सकता है। चूंकि उसका प्रमाण केवल इंटरनेट तस्वीरें हैं जिन्हें चेंज किया जा सकता है, इसलिए उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति फिर भी भस्मीकरण के खिलाफ वोट देते हैं और वैज्ञानिक को शवों का अध्ययन जारी रखने का आदेश देते हैं। ये पूरी सिचुएशन लॉरेन के डिप्रेशन को और भी बदतर बना देती है और वह अपने माता पिता को याद करते हुए अपनी कार में अकेले शराब पीने लगती है। उसके पिता उसे एक गुप्त स्थान पर ले जाते हैं और उसे अपनी मां सहित सभी से इसे गुप्त रखने के लिए कहते हैं। हालांकि यह याद यही समाप्त हो जाती है क्योंकि वह भूलने की बीमारी से पीड़ित है। इससे वह इतनी परेशान हो जाती है कि लॉरेन अपनी दवा को शराब में मिला देती है। इसके बाद लॉरेन फैसिलिटी में वापस जाती है जहां डॉक्टर रिश्तेदारों को शवों से बात करा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। जवाब के लिए बेताब लॉरेन उस कमरे में जाती है जहां सभी पुनर्जीवित शव हैं और एक छोटी लड़की को उसकी मां की मृत्यु की कहानी साझा करते हुए उसके बचपन की पसंदीदा किताब दिखाती है। उसी समय उसको डेविड का फोन आता है और जब वह अपना फोन उठाती है
तो फोन की स्क्रीन पर क्रेटर प्लांट की तस्वीर देखी जा सकती है। इससे लड़की अचानक लॉरेन की बाह पकड़ लेती है। वो तुरंत एमोरी और डेविड को इसके बारे में बताती है और अंततः डेविड को एहसास होता है कि शव हमेशा उत्तर की ओर देखते हैं जहां गड्ढा है। उनकी बातचीत तब बाधित होती है जब एक सैनिक रिपोर्ट करता है कि जानकारी लीक हो गई है और अब न्यूज चैनल्स विशाल पेड़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो केवल 2 दिनों में गड्ढे से बाहर निकल आया है। रोब को एक सुरक्षित बक्से में लेकर वैज्ञानिक दुर्घटनास्थल पर जाते हैं और उस अजीब पेड़ की प्रशंसा करते हैं जो क्षेत्र को जहरीला बनाने के लिए जिम्मेदार है। समूह रोब को पेड़ के सामने बैठाता है और लंबे समय तक इंतजार करने के बाद रोब हौंकता है और अपनी आंखें खोलता है जो अब बहुत चमकदार नीली है। फिर वह इधर उधर देखने लगता है मानो सब कुछ पहली बार देख रहा हो। उसके अपने हाथ, पेड़, बर्फ, यह अनुमान लगाते हुए कि वह अब एक एलियन है। लॉरेन पृथ्वी पर उसका स्वागत करती है और रॉब बताता है कि वह टीम के साथ वापस नहीं जा सकता क्योंकि वह पृथ्वी के सामान्य वातावरण में जीवित नहीं रह पाएगा। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लॉरेन बताती है कि जिस तरह पृथ्वी के पौधे मनुष्यों के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं उसी तरह पेड़ इन एलियंस के लिए जीवनदायी हैं। वर्तमान सिद्धांत यह है कि एलियंस वर्महोल के माध्यम से यात्रा करके पृथ्वी तक पहुंचे हैं। कुछ पत्रकार लॉरेन से उसकी गिरफ्तारी के बारे में पूछकर बातचीत को भूलने की कोशिश करते हैं जिसे एक रहस्यमय व्यक्ति टीवी पर देखता है। बाद में घर पर लॉरेन अपने चिकित्सक का एक संदेश सुनती है जो चिंतित है क्योंकि वह कुछ सेशन से गायब है और वे सेशंस अदालत के आदेश का हिस्सा हैं। वह लॉरेन के फ्लैशबैक सपनों पर चर्चा करने में भी रुचि रखती है जिसमें अक्सर उड़ान शामिल होती है। लॉरेन ने संदेश को नजरअंदाज कर देती है और दोपहर का भोजन करती है कि तभी उसे दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई देती है। यह उसके पिता जिम थे। वह लॉरेन को बहुत अजीब महसूस कराता है और वह ज्यादा कुछ नहीं कहती है लेकिन जिम बात करता रहता है ये बताते हुए कि कैसे बचपन में लॉरेन को अंतरिक्ष का बहुत शौक था और उसने अपनी खुद की लैब मान ली थी जिसे उन्होंने शेड में बनाया था। जिम कहता है कि वह अकेला है और उसे उसकी याद आती है लेकिन लॉरेन उससे गले लगने से बचती है और उससे दूर रहती है इसलिए जिम चला जाता है। जल्द ही लॉरेन को फिर से विषैलिक क्षेत्र में बुलाया जाता है क्योंकि एलियन उसके अलावा किसी से भी बात करने से इनकार कर देता है। फिर वो सूट पहन के लॉरेन रॉब के साथ बैठती है जो बताता है कि उसका ग्रह जीवन के अनुकूल नहीं रह गया है हो गया है और जिसके कारण उसकी प्रजाति को एक नई दुनिया की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये पेड़ कहीं और नहीं उगेगा और उन्हें सुपरनोवा 94 नामक मानव द्वारा पृथ्वी तक पहुंचने के लिए निर्देशांक दिए गए थे। इस व्यक्ति ने उन्हें खोजने के उद्देश्य से अंतरिक्ष में संदेश भेजे, यहाँ तक कि उन्हें मानवता की ताकत और कमजोरियों की एक सूची भी दी। उस समय वैज्ञानिक पेड़ से एक नमूना लेने की कोशिश करते हैं और रॉब लॉरेन से इसे रोकने के लिए कहता है लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती। लॉरेन बताती है कि वे पेड़ को अधिक समय तक खड़ा नहीं रहने देंगे क्योंकि यह पृथ्वी के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन रॉब का कहना है कि उनके लोग पर्यावरण को बदल देंगे। वह ये भी खुलासा करता है कि उसके पास विशेष ताकत है और वह एक वैज्ञानिक के शरीर पर नियंत्रण कर देता ही और उसे उसका सेफ्टी सूट खुलवा देता है। कुछ गार्ड उस आदमी को बचाने के लिए उसके और दौड़ पड़ते हैं जबकि अन्य गार्ड्स रॉब को घेर लेते हैं और उसे इसे रोकने के लिए बोलते हैं और साथ ही लॉरेन को ले जाते हैं। फिर रॉब की आंखें काली हो जाती है और वह वैज्ञानिक एक सैनिक का मुखौटा तोड़ देता है जिससे वह जल्दी ही संक्रमित हो जाता है और वह खांसने लगता है। उसकी खांसी के साथ खून निकलता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। अन्य सैनिक रॉब को गोली मारने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन वह फिर से अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और एक तेज आवाज से सभी लोग जमीन पर गिर जाते हैं और सभी असहनीय दर्द होता है और सभी लाइटें बुझ जाती हैं। ये दर्द सैनिकों को पागल कर देता है और वे अपने मुखौटे हटाकर बिना किसी दया के एक दूसरे पर हमला शुरू कर देते हैं। एक एक करके सभी सैनिक अपने ही साथियों की गोलियों या चाकुओं से मारे जाते हैं और जब केवल एक ही खड़ा रह जाता है तो सैनिक स्वयं को मार देता है। शवों और लॉरेन सहित वैज्ञानिकों को एक ट्रक से ले जाने के बाद सेना पेड़ के खिलाफ हमला शुरू देती है लेकिन फिर पता चला कि पेड़ एक विशाल फोर्स फील्ड से सुरक्षित है। मिसाइलें पेड़ को कोई नुकसान पहुंचाए बिना विस्फोट हो जाती हैं और विमानों के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। जल्द ही न्यूज चैनल्स न्यूज फोर्स फील्ड और सुपरनोवा 94 नाम के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। रहस्यमय आदमी रेडियो पर ऐसा नाम सुनकर चौंक जाता है और अपनी एक पुरानी नोटबुक को तलाश करने में लग जाता है जिसमें उसने वही शब्द लिखा था। कुछ समय बाद पत्रकार दुनिया भर से विभिन्न अजीब घटनाओं को रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। कुछ शहरों में एक अजीब सी आवाज सुनी जा सकती है जबकि कुछ शहरों में रहस्यमय कोहरा फैल रहा होता है और लोगों को मार रहा होता है। कई देशों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया जाता है और मामले को बदतर बनाने के लिए सभी फसलें रातों रात मर रही होती हैं। जमीन में कंपन होने की भी खबरें आ रही होती हैं और अब लोग घबराने लगे हैं। इस बीच लॉरेन अपने बचपन के घर लौटने का फैसला करती है। उसकी पुरानी प्रयोगशाला अभी भी वहाँ है लेकिन वह बंद है। जिम वास्तव में अकेला है और अपने कमरे में बहुत उदास अवस्था में बैठा है लेकिन लॉरेन उससे मिलने की बजाय यात्रा करती रहती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह नहीं जानती कि वह कौन है और वह यहाँ बिलोंग नहीं करती है। वह ये भी जानती है कि दुनिया खत्म हो रही है फिर भी वह राहत महसूस करती है जैसे उसे उसके सभी दुख खत्म हो रहे हो। आखिरकार लॉरेन एलियन पेड़ पर लौट आती है जो और अधिक ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अचानक जमीन हिलने लगती है और लॉरेन अपना कान बर्फ पर रखती है और उसे वही अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। रॉब कहता है कि पेड़ का जीवन बढ़ रहा है और फिर वह खुलासा करता है कि यह सब लॉरेन की बदौलत हो रहा है जो उसे छूने के लिए अपना हाथ दे रही है। जैसे ही लॉरेन रॉब का हाथ पकड़ती है उसे अपनी दबी हुई यादें दिखाई देने लगती हैं। ये पता चला कि जिम एक सेनेटर के लिए काम करता था और वह लॉरेन को एरिया 51 में ले गया। जब बड़े लोग आपस में चर्चा कर रहे थे तो छोटी लॉरेन इधर उधर घूम रही थी और उसने उन्हें एक एलियन के बारे में बात करते हुए सुना जो पृथ्वी पर आया था, जो उड़ सकता था लेकिन पृथ्वी के वातावरण में जीवित नहीं रह सका। जाहिर तौर पर यह जीव पृथ्वी पर कुछ उगाने की कोशिश कर रहा था। उत्सुकतावश वह अंदर गई और पाउच के अंदर एलियन को पाया जिसको छूने में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। इस संपर्क में एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई जिससे एलियन की चेतना को लॉरेन के शरीर में स्थानांतरित हो जाती है और उसका डीएनए बदल जाता है जिससे वह भी एक एलियन बन जाती है जैसा कि वर्तमान में रॉब के साथ हुआ था। जैसे ही वह घर लौटती है छोटी लॉरेन ने अद्भुत बुद्धिमत्ता दिखाना शुरू कर देती है, दीवार पर जटिल गणनाएं लिखकर और यहाँ तक कि एक रॉकेट भी डिजाइन कर देती है।
वह कहती है कि वह एक एलियन है और वह घर जाना चाहती है, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया और इस तरह उसका व्यवहार बहुत अजीब हो गया और सामाजिक रूप से वह काफी अलग थलग हो गई। आखिरकार उसने एक रेडियो बनाया और सुपरनोवा 94 उपनाम का उपयोग करके एलियंस को संदेश भेजना शुरू कर दिया। जब उसकी माँ को ये सब पता चला तो उसने शेर में ताला लगा दिया और उसे एजेंडों को और संदेश भेजने से मना किया। क्रोधित होकर लॉरेन ने अपना पूरा कमरा नष्ट कर दिया और अपनी माँ को ये बताने हुए दीवारों पर लिख दिया कि वह सबसे भयानक मौत मरेगी। यह उसकी एलियन ताकत ही थी जिसने उसकी माँ को मार डाला। बाद में जिम ने सरकारी वैज्ञानिकों को लॉरेन पर कुछ परीक्षण करने दिए और उन्हें उसके डीएनए के साथ एलियन डीएनए मिला, लेकिन जिम ने उसे कुछ नहीं बताया। वर्तमान में लॉरेन अपनी यादों को पुनः प्राप्त करने के बाद रो रही है जब अचानक रॉब उसका मुखौटा हटा देता है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि वह अपने म्यूटेटेड डीएनए के कारण जहरीली हवा में भी सांस ले सकती है। इस बीच रहस्यमय व्यक्ति भी अपनी जवानी के दिनों को भी याद करता है और खुलासा होता है कि वह सीआईए के लिए काम करता था और उसने गलती से लॉरेन के संदेशों को अपने उपकरण से पकड़ लिया था। उसने अपने वरिष्ठों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक लड़की अपने में खेल रही है ये कहकर टाल दिया। किसी जंगल में एक कुत्ता अजीब आवाजों का पता लगाने के लिए पेड़ों के बीच दौड़ता है। जब उसका मालिक उसका पीछा करता है तो वह एक विशाल अंडे जैसा पॉड देखकर चौंक जाती है जो जमीन में निकल रहा होता है और शोर की वजह होता है। जल्द ही ऐसी चीजें पूरी दुनिया में दिखाई देने लग जाती है, समुद्र तटों से लेकर पहाड़ों और यहाँ तक कि मानव निर्मित सुरंगों तक। अचानक ये सभी पॉड्स एक ही समय में फट जाते हैं और उनमें से काला धुआं बाहर निकलता है जो जमीन पर फैलने लगता है और लोगों की जान लेने लगता है। हर कोई एलियंस के बारे में बात करना शुरू कर देता है और एक किशोर का मानना है कि पॉड्स की जड़ें मुख्य पेड़ से जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण फसलें नष्ट हो गईं। अंततः पृथ्वी अब मनुष्यों के लिए अनुकूल नहीं है और ग्रह पर एक एक करके हर व्यक्ति मर जाता है क्योंकि पर्यावरण एलियन अनुकूल हो जाता है। एकमात्र जीवित व्यक्ति लॉरेन है जो अंततः अपने विंग्स को पा लेती है।